नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे तो होंगे, लेकिन फिर भी जो दर्द की कड़काहट है, दर्द की बेचैनी है, लगातार वो बढ़ती जा रही होगी। एक दिमाग में फ़िल्म आ रहा होगा कि अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो आया है, उसमें हम लोग असफलता प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारे सामने क्या चुनौती है? क्या प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या 2024 के लिए अब क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कराया जाए? या इसके पीछे कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हमें पढ़ने पड़ेंगे? अब इसके जो ट्रेंड चेंज हो रहा है यूपीएससी का, चाहे जीएस 1 को लेके हो, चाहे जीएस 2 को लेते हुए, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये ऐसे गंभीर सवाल बन जाते हैं जो दिमाग में कहीं न कहीं आपके ध्यान रखना ये समझ में आ रहा होगा कि अब आगे ज़िंदगी में करें तो करें क्या? ये स्वाभाविक सी बात है, आपने तैयारी की थी या नहीं की थी ये सेकंड ऑप्शन है, लेकिन एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद जब असफलता मिल जाती है, तो डाउट की जो प्रश्नों की छड़ी है ध्यान रखना, बहुत लंबी पड़ जाती है। तो आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि अब 2024 की रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप अपनी रणनीति को बेहतर नहीं बना पाएँगे, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा होगा यूपीएससी मेंस के लिए सबसे बेहतर टाइम ये है, चाहे 2024 दे रहे हैं, 2025 दे रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है आंसर राइटिंग का होना। तो 5 जून से पर डे में साढ़े 9 बजे, रात को साढ़े 9 बजे मैं मेंस आंसर राइटिंग कराता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, साढ़े 9 बजे रात में पीएम पर डे में मेंस आंसर राइटिंग कराता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देन थर्सडे मेंस आंसर राइटिंग चलती है एंड फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पे ऐसी राइटिंग चलती है और सबके लिए क्या है, निःशुल्क है। लेकिन ये मिलती कहाँ है? तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एलबीआईएस का प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आप अपने आप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ एनसीईआरटी के सेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस आंसर राइटिंग है, जो यूपीएससी की जर्नी का एक मेजर पिलर है। तो आइएगा, आज हम चर्चा करेंगे कि अब आपके सामने क्या चुनौती होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले यूपीएससी के विद्यार्थी हैं आप और आप ये यूपीएससी के योद्धा हैं। तो योद्धा अगर हैं तो पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा। खुद को जानने का पर्पस है कि अब खुद को जानो या खुद को पहचानो या खुद के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, उनको आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उस रील की दुनिया से आपको हटना पड़ेगा। उस ऐसे कंटेंट से दूर जाना पड़ेगा जो यूपीएससी के लिए बना ही नहीं है। वो उन टीचरों से दूर जाना पड़ेगा जो टीचर यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाते ही नहीं है। वो ऐसी किताबों से दूर जाना पड़ेगा जो यूपीएससी के लिए बनी ही नहीं है। आपको अब ऑथेंटिक डाटा पढ़ना पड़ेगा, आपको डेप्थ नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी। यानी पहले अपने आप को जानना है कि अभी तक आपने किया क्या था, करना क्या था। जो एक टू डू लिस्ट यानी कह सकते हैं एक प्रकार से एक लिस्ट बनाइएगा और लिस्ट में मैनेज करिएगा कि अभी तक हमने क्या किया था और वहां से उसका प्रयोग कितना हुआ है। आपने कोचिंग करी है, नोट्स पढ़े हैं या कुछ किया है, उसका यूज इस बार हुआ है, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपने उस जो इकट्ठा किया था ज्ञान, उसका कोई यूज करना भी नहीं था। अब आपको करना क्या है, एक लिस्ट बनाइए, करना क्या है। उसकी लिस्ट जब तक आप नहीं बनाओगे कि अभी मेरे सामने मान लीजिएगा तुम्हें 10 पॉइंट तक जाना है और आपके पास अभी 2 पॉइंट है, तो यानी 8 पॉइंट तक आपकी क्या करना, ग्रोथ अभी आपको करनी है। तो 8 पॉइंट वो कौन से हैं जिन पे तुम्हें काम करना है भाई, सोचिएगा। तो यहाँ सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये डाउन लेके निकल के आ रहे होंगे कि सर अब हम जिंदगी में क्या करें, अब हार चुके हैं, प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिएगा, विद्यार्थी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार के वो विद्यार्थी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम दिया होगा, उन्होंने सिलेबस को पूरा ही पढ़ा नहीं होगा, उन्हें कंप्लीट सिलेबस किया भी नहीं होगा और वो एग्जाम हॉल में जाके बैठ गए होंगे और उन्हें लगा होगा कि हाँ प्रीलिम्स क्वालीफाई तुक्के में हो जाएगा। ये उनकी गलतफहमी थी। तो पहली बात, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलतफहमी में बैठ चुके थे ट्राई करने के लिए, वो तो फिर प्रयास करना ही चाहिए। उनको प्लान बी से या छोड़ने से क्या मतलब भाई। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ा होगा, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद वहां पे कहीं ना कहीं उनको डेप्थ नॉलेज के सापेक्ष में या जो उन्होंने पढ़ा है उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी करता ही नहीं है। आपने कहानियां पढ़ी हैं, आपने वो स्टोरियां पढ़ी हैं, आपने ऐसे नोट्स इकट्ठे करे हैं, आपने ऐसे टीचर से पढ़ा है, आपने ऐसे कह सकते हैं चीजों से पढ़ा है जो यूपीएससी के लिए होता ही नहीं है। तो आप पहले अपने को जज करिएगा और जब आप जज करेंगे तो वहां पे ध्यान रखना, आपके दिमाग में 2 लिस्टें आएंगी कि हाँ ये जो मेरी गलतियां हैं, इन गलतियों की वजह से मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं यूपीएससी गलती आप नहीं कह सकते कि इस वक्त ट्रेंड जो है बड़ा खतरनाक आ गया। फिर भी बच्चे 14,000 बच्चे लगभग पास किए हैं ना। लेकिन वो क्यों किए हैं, उसकी वजह है उन्होंने उसके हिसाब से पढ़ा होगा। लेकिन डिपेंड ही करता है कि यूपीएससी बाहर से पूछता है, अंदर से पूछता है, मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि जहां से पूछा गया उस टॉपिक के प्रति आपकी समझ कैसी थी। आपने जो ऐसी टेक्निक यूज कर रखी थी वो इस बार प्रयोग नहीं हुई। तो आपको अब भी प्लान, अभी इन लोगों को ध्यान रखना, जज करना पड़ेगा कमियां कहाँ थी। तीसरे पॉइंट के वो विद्यार्थी हो सकते हैं जो 2-3 बार दे चुके हैं लेकिन उनका संभवतः नहीं हो पाया। तो उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अब वो बी प्लान भी रखें। बी प्लान इसलिए रख लीजिएगा कि अगर संभवतः आपने 2-3 साल तैयारी कर चुके हो, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आगे संभावना हो सकती है हो जाए या ना हो जाए, ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन तुम जिंदगी को कैसे जियोगे, ये फर्स्ट ऑप्शन है।
इसीलिए यहाँ कई प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं जो पहली बार दिए थे ट्राई करने के लिए, तो उनकी तो ध्यान रखना बात ही नहीं करनी है। बी वो विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने लंबी तैयारी की थी लेकिन कहीं ना डेप्थ नॉलेज इकट्ठा नहीं किया, डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं थी, प्लानिंग अच्छी नहीं थी, रिवीजन नहीं कर पाए थे, टेस्ट नहीं लगा पाए थे, या मेंस अच्छा नहीं था। आप उस पर काम करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। थर्ड वो तरह के विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जाके ध्यान रखना सफल हो चुके हैं, अब जिंदगी में ध्यान रखना कुछ नहीं बचा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए, कुछ जीविका के लिए या अन्य किसी अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ बी प्लेटफॉर्म की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन डी प्रकार के विद्यार्थी वो हैं जो यहां पर पहली बार 2024 में बैठेंगे, 2025 में बैठेंगे, 2026 में बैठेंगे। उनके लिए एक संदेश है। ये संदेश क्या है कि अब वो वक्त नहीं है, ध्यान रखना, किसी की रामायण को पढ़ के कुछ सीखा जाए। अब वो वक्त है यूपीएससी के सिलेबस को पढ़कर समझा जाए, यूपीएससी के पेपर को देख के पढ़ समझा जाए कि उसका ट्रेंड जो है कभी भी किसी को पकड़ने नहीं देता है। इसलिए तुम्हें कम से कम जब तक जितनी भी टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस में उन पर डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, उसको डायनेमिक नॉलेज नहीं होगी, उसको स्टैटिक नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्रैश कोर्सों के माध्यम से, आप 100 दिन के क्रैश कोर्सों के माध्यम से, 1000 दिन के क्रैश कोर्सों के माध्यम से, या 10 दिन में आईएएस क्वालिफाई करें या 20 दिन में आईएएस क्वालिफाई करें, ऐसे चमत्कारी तंत्रों से आपको दूर होना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि किसी टॉपिक के प्रति अगर डेप्थ समझ होंगी तो चाहे वो कथन से पूछे, चाहे एलिमिनेट करके पूछे, चाहे स्टेटमेंट से पूछे, कैसे भी पूछ लीजिएगा, फैक्ट से पूछे, कंसेप्ट से पूछे, एप्लीकेशन से पूछे, उसे तुम कर पाओगे। दूसरी बात, अभी अभी प्रीलिम्स के दुख से आप बाहर नहीं आ पा रहे होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, दर्द होता है, चाहे कहीं भी हो रहा हो, चाहे 1 साल की तैयारी का हो, चाहे 10 साल की तैयारी का ना हो। अगर आप दर्द से अभी बाहर नहीं आ पा रहे हो तो अब उतना भी वक्त नहीं है कि आप दर्द में ही जीवन गुजारते रहो। कम से कम अपने आप को अब फिर खड़ा करना होगा। आपको यूपीएससी कभी मौका नहीं देता। देखिएगा, जिन बच्चों का आप देख भी पा रहे होंगे, जिन बच्चों का मेंस का रिजल्ट आया तुरंत प्रीलिम्स 28 मई का, तो वहां कैसे तैयारी करनी थी देखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ अब आपको दर्द से, दुख से, जो दुख है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, या नहीं हुआ तो हमारी क्या रणनीति चेंज हमें करनी है, ये सब हमें जानना पड़ेगा। यानी अपने आप को यहाँ पे ध्यान रखना, लेके आना पड़ेगा। नहीं लाओगे तो ध्यान रखना उसी में घुर घुर के अपने जीवन की जो एनर्जी है, अपने जीवन को जो टाइमिंग है, उसको तुम वेस्ट कर डालोगे। इसलिए यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता अब क्या हो रहा है और मैं तो नया हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे यही वर्डों पे लिखे होंगे, हम तो नए हैं, अगली बार फोड़ देंगे, एनर्जी होती है। जब आप यूपीएससी की फील्ड में नया विद्यार्थी आता है, उसके अंदर ध्यान रखना ऐसे आसमान छूने की शक्ति होती है। तुरंत अगली बार यूपीएससी टॉपर, हमारा नाम होगा, लवासना हमारी जान है, इन किताब को पढ़ के ये कर देंगे, इन गुरु जी से पढ़ रहे हैं, ये नोट्सों से पढ़ रहे हैं, नोट्सों से हमेशा आईएएस बनते हैं, इन आईएएस यही टीचर बनाता है, आईएएस के लिए हमें यही करना पड़ता है। रील जो चल रही है दुनिया में, ध्यान रखना एक यूपीएससी जो टॉपर होता है, अगर आप देखा जाए तो कम से कम 1000 जगह, 50 जगह ध्यान रखना इंटरव्यू देता है। और ये आज रील की दुनिया में हम उसकी स्ट्रेटेजी की जानने के चक्कर में ध्यान रखना अपना इतना टाइम जाया कर देते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। इसलिए भाई जागो, उठो और देखो तुम कहां जीवन यापन करना चाह रहे हो। तो आइएगा, ये बेसिक बातें थी, लेकिन अब तुम्हें क्या करना देखिएगा। इस बार यूपीएससी जीएस का ट्रेंड जो है, प्रश्न तो टॉपिक से ही आए हैं लेकिन उसके पूछने की प्रवृत्ति अलग है। सपोज कर लीजिएगा, चाहे अगर जीएस के सापेक्ष में अगर जाएंगे तो कुछ ऐसे पिलर्स होते हैं जहां पर तुम्हें बेसिक काम करना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये बेसिक पिलर हैं जो तैयार करने हैं मजबूत तरीके से। इस मजबूती की नींव से बाकी इन्वायरमेंटल रेडी हो जाएगा, गवर्नेंस रेडी हो जाएगा, सोसाइटी रेडी हो जाएगा, तो यानी बायोडाइवर्सिटी रेडी हो जाएगा। तो ये तुम्हें क्या करना है, एक बेसिक नीड करना है। तो यानी जब तक आप जीएस 1 के अंतर्गत बेसिक चीजों को रेडी नहीं कर पाएंगे, यानी एडवांस चीजों को रेडी नहीं कर पाएंगे, और यहाँ एडवांस चीजों के साथ बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तब तक उसने ये दिखा दिया कि यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई होना संभव नहीं है। नहीं तो जाओगे, क्लिक करके आ जाओगे, यूपीएससी धौलपुर वाला बार बार तुमको घर पहुंचाता रहेगा वापस। इसलिए इसकी रणनीति में सुधार करिएगा। क्या करिएगा, इसकी चर्चा करेंगे। सी सेट, ये सबसे जबरदस्त ट्रेंड रहा इस बार का चेंजिंग का। सी सेट में इतने भयानक भयानक प्रश्न पूछे गए। प्रश्न तो टॉपिक से ही आए थे, लेकिन टॉपिक से आने के साथ साथ उसके पूछने की जो प्रवृत्ति थी ऐसी खतरनाक थी। खतरनाक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी खतरनाक नहीं हो पाएंगे, लेकिन खतरनाक थी क्योंकि सिलेबस में लिखा है 10th लेवल का मैथ्स आएगा, लेकिन ये दे रहा है आईआईटी लेवल का मैथ, ये दे रहा है जेई में, आईआईटी जेई वगैरह का, या फिर कैट वगैरह का मैथ दे रहा है। यानी हमें अपने स्टैंडर्ड को सुधार करना पड़ेगा। यानी सुधार करने का मतलब है कि हम यहाँ पर जो मैथ्स होता है बेसिक, ध्यान रखना, मैथ को हटा के एक मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। एक प्रकार से जो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो तर्क संबंधी होते हैं, जो दिमागी उसके ज्ञान के होते हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे सी सेट में यही गलती करते हैं, इसको लाइटली। मेरे पास कम से कम बहुत सारी कॉलिंग आ रही लगातार कि सर सी सेट ने डुबा दिया। डुबाने की वजह ये था कि तुमने उसको लाइटली ले लिया।
तुमने सोचा कि इसको हम लोग आराम से लास्ट में कर लेंगे 2-3 महीने में, या इसको 1 घंटा देके टाइमिंग कर लेंगे। मतलब सीसैट भी आपसे ये चाहता है, ये भी एक पेपर है, और ये भी अगर पेपर है तो ये भी चाहता है कि तुम इसकी भी तैयारी करो। इसलिए यूपीएससी इसमें लगाया, यूपीएससी इसलिए लगाया कि ठीक है, इसको मजाखोरी में तुम क्वालीफाई कर लोगे। यानी यहाँ इसलिए लगाया गया कि भैया इस पे भी तुमको टाइम देना है, इसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इसके पीछे भी आपको पर डे ध्यान रखना, काम करना पड़ेगा। ये इस बार ट्रेंड दे रहा है, नहीं तो ध्यान रखना आपकी कहीं ना कहीं नाव डुबा सकता है, हिलोरी मार सकती है आपकी नाव। इसलिए यहाँ ट्रेंड बड़ा खतरनाक रहा। अब देखो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो तुम्हें अवॉइड करने हैं, जो यहाँ पर नहीं करने हैं। क्या क्या करता है, आइए बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यूपीएससी एस्पिरेंट यही करता है कि सब्जेक्ट को आधे अधूरे में छोड़ देता है। अगर हम उसके व्यापक तरीके से देखें तो बहुत सारे बच्चे कंप्लीट हिस्ट्री को नहीं पढ़ पाते हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाते हैं, कंप्लीट सोसाइटी नहीं पढ़ पाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, इन्वायरमेंटल नहीं पढ़ जाते हैं। आधे अधूरे ज्ञान को लेकर यूपीएससी हॉल में जाओगे तो भाई रिएक्शन तो मारेगा ही ना क्वेश्चन। इसलिए जब तक आप कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ पाओगे, कंप्लीट एक बार तैयारी नहीं कर पाओगे, उससे पहले आईएएस का एग्जाम देना चले जाओगे, तो फिर क्या होगा? हमें यहाँ पे कंप्लीट ध्यान रखकर आधे अधूरे को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, सबसे पहली बात है। और ये हमारे पीछे एक लॉजिक भी होता है। आप अगर कहीं बैच ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अगर लग रहा है कि हाँ यार उसमें कुछ मजा आ रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो आपने पहली बात तो चयन अच्छा से नहीं किया है। तो पहली जरूरी चीज होती है कि जो आपका गाइडेंस है, मेंटोर है, कोचिंग है, कोच है, उसे बेहतर चयन करिएगा। कहीं बार बार आप छोड़ते चले जाएंगे तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा आपका, और सिलेबस पूरा नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? इसलिए पहला पॉइंट ये हम गलती करते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरी बात, अब भैया सब्जेक्ट्स को इक्वल कमांड देने की आवश्यकता है। उसने ये दिखा दिया कि अब तुमको लाइटली सीसैट को भी नहीं लेना है। यानी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं हिस्ट्री हमारी अच्छी है, पॉलिटी हमारी अच्छी है, इकोनॉमी हमारी अच्छी है। भाई वो इस बार एनवायरमेंटल से प्रश्न लेके आया है, और बहुत सारे बच्चे यही सोच लेते हैं कि एनवायरमेंटल को हम लोग आराम से कर ही लेंगे, ज्योग्राफी अच्छा है हमारा। लेकिन अब तुम्हें सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, इक्वल समझना है कि इससे इसका मतलब ये पता नहीं किधर से हमारी बारात लेके वो आ जाए, हमें तैयार रहना है 24 घंटे भाई। इसलिए ये सबसे बड़ी गलती ना करें। अब उसके बाद बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर के लिए ये गलती करते हैं, ध्यान रखना, कि वीकली मंथली पढ़ लेते हैं, मंथली मैगजीन ले आते हैं, मंथली मैगजीन ले आते हैं, या फिर हाफ ईयरली पढ़ लेते हैं, ईयरली पढ़ लेते हैं, लास्ट में पीटी 365 पढ़ लेते हैं। भाई भैया एक बताओ, करंट अफेयर जहां पे 100 क्वेश्चन से लगभग 25 से 30 प्रश्न आ रहे हो, दोनों चीजों को इंटरलिंक करते हुए, आप उसको इग्नोर मार रहे हो। यानी जहां 25-30 प्रश्न अकेले आ रहे हो और ऊपर से सारे सब्जेक्ट में उसका वेटेज है, उसको तुम पर डे नहीं पढ़ सकते। तो बहुत सारी गलती 95% विद्यार्थी यही करता है कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर को नहीं पढ़ता है, डेली बेसिस पर उसको नहीं पढ़ता, वो लगा पड़ा है, ध्यान रखना, एक प्रकार से ऐसी चीजों को इकट्ठा करने में जहां से प्रश्न बनने की भूमिका होती नहीं है। तो आपको सिलेबस को डिफाइन करके करंट अफेयर को डेली बेसिस पर आपको रेडी करना पड़ेगा, तब तो काम चलेगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट यही काम करते हैं कि डेली बेसिस पर एनालाइज जो चल रहे हैं आजकल मार्केट में, उनके पीछे ध्यान रखना उसके पुजारी बन जाते हैं, और पूजा करते ध्यान रखना लूटने का प्रयास कर लेते हैं। इट मींस मतलब मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको खुद से करंट अफेयर रेडी करना पड़ेगा। आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी विचारधारा है, किसी महिलाओं का कोई इशूज है तो आपके अंतर्गत कैसे विचार पनप रहे हैं, वो कैसे विचार बता रहा है, छपे कैसे विचार हैं, तीनों का संयम आपको करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ करंट अफेयर को इशूज भी तैयार करना पड़ेगा पर डे। और सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करता है कि नोट्सों के चक्कर में पड़ जाता है, खुद के नोट्स कभी बना ही नहीं पाता है। जब तक तुम खुद के अस्तित्व को नहीं बना पाओगे, खुद के नोट्स नहीं बना पाओगे, यूपीएससी भी तो यही चाहता है। 90% प्रश्न मेंस में यही आते हैं कि अपने विचार लिखिएगा, विचार स्पष्ट करिएगा, औचित्य बताइएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा। प्रीलिम्स में भी यही सब चीजें होती हैं। अब तुम लगे पड़े हो यहाँ से टॉपर्स के नोट इकट्ठा करने में, उस फला कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, फला कुछ टीचर के नोट्स अच्छे हैं, वो वहाँ सफल हो गया उसके नोट्स अच्छे हैं। अगर ऐसे करके दुनिया में सब कुछ हो रहे होते तो जिसके घर में एक आईएएस बन गया, ध्यान रखना, एक आध अगर हम एस्पेक्ट्स होते, टीना टावी को उसकी बहन बन गई, बाकी अगर हम लोग इनको देखें तो डीएम का बेटा डीएम हो रहा होता, फिर तो डीएम का बेटा डीएम, पोता भी डीएम, सारे डीएम हो रहे होते। इसकी वजह क्या है? इसकी लॉजिक वजह यह है कि उन्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। यूपीएससी खुद पे काम कराता है, तो जब तक आप खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, जो लास्ट मोमेंट में लिखने के काम आते हैं, तुमको नहीं पता कि दूसरे ने क्या लिखा है, क्या सोच के लिखा, कहाँ से लिखा है। नोट्स एक ऐसे पॉइंट है जो तुम्हारे यहाँ नहीं है वो नोट्सों में, जो यहाँ है वो नोट्सों में नहीं है। लेकिन बच्चे नोट्सों में यही लिखते, ध्यान रखना, जो यहाँ है वो यही यहाँ। फर्क क्या पड़ रहा है भाई? समझो यार लॉजिकल पॉइंट को। और लास्ट पॉइंट जो कह सकते हैं, सेकंड लास्ट, पांचवा, सबसे बड़ी कमी इस समय देखा जाए रिवीजन करने के पीछे
3 स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। सबसे पहले 50 पेज पर डे पढ़िएगा, 50 पेज रिवीजन करिएगा। अगर आपने पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं किया, खाना खाने के बाद पच नहीं पाया, पहनने के बाद सज नहीं पाया, पढ़ने के बाद ध्यान रखना रुक नहीं पाया, तो कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। तो जरूरी है सबसे पहले ये हम रिवीजन करते हैं एग्जाम टाइमिंग में, रिवीजन करते हैं हम लोग वीक टाइमिंग में, एग्जाम रिवीजन करते हैं हम लोग मंथ टाइमिंग में। लेकिन भाई रोज खाते हो, रोज पचाते हो, तो रोज पढ़ते हो, रोज आपको यहाँ इसको रिवीजन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा सब बताऊंगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है पीवाईक्यू का हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने का पर्पस ये रहा कि हम ये जान लेते हैं कि भैया हिस्ट्री से 25 प्रश्न आ गया, यहाँ से ज्योग्राफी से इतना प्रश्न आ गया। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन ये है कि लास्ट के 5 साल में किन किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, या उनके प्रश्न को पूछने का तरीका कैसे है। अगर तुम लास्ट 5 साल के पेपर को उठा के देखेंगे तो वहाँ एक भी प्रश्न यूपीएससी रिपीट ही नहीं करता। लेकिन रिपीट नहीं करने का पर्पस ही नहीं, देखना नहीं है। उनका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिएगा किसी टॉपिक से आज जो इस बार 2022 में 23 में प्रीलिम्स में सोसाइटी उससे जस्टिस से कोई प्रश्न आ गया या राइट से कोई प्रश्न आ गया, तो राइट्स आपका रेडी है नहीं, आपको ये देखना है। तो ऑब्जर्वेशन करने का पर्पस ये होता है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो लास्ट 5 साल में पूछे गए हैं, वो टॉपिक तुम्हारे परिपक्व हैं या नहीं है सारे एस्पेक्ट से, चाहे किसी भी एंगल से प्रश्न पूछ जाए, हम उसमें करने में सक्षम हैं या नहीं है। ये बहुत जरूरी होता है। तो भाई ये गलती आपको अब नहीं करनी है। अब करना क्या है, कैसे करना है, इनके बारे में ध्यान रखना। हम बात कर लेते हैं, आपको मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है, करंट अफेयर को बहुत सारे विद्यार्थी, 3 तरह के विद्यार्थी प्राणी होते हैं। ए तरह के विद्यार्थी वो होते हैं जो डेली बेसिस पर फॉर्मेलिटी करते हैं, पढ़ते नहीं है, फॉर्मेलिटी करते हैं। बी तरह के विद्यार्थी वो होते हैं जो मंथली बेसिस पर ध्यान रखना देखते रहते हैं। उसी तरह के विद्यार्थी वो होते हैं जो एग्जाम होने पर जागते हैं, उनके लिए सवेरा होता है। ये जो एग्जाम ईयरली ध्यान रखना डेली बेसिस पर करते हैं, ये सिर्फ 5% हो सकते हैं। मंथली बेसिस पर 15% 20% हो सकते हैं। जो ईयरली होते हैं बाकी 75 ईयर्स लगभग ये वाले होते हैं। तो अब आप जब तक करंट अफेयर को डेली बेसिस पर ध्यान रखना रेडी नहीं करोगे, और रेडी भी कहाँ से, ऑथेंटिक सोर्स से करना है, यानी ऑथेंटिक मैगजीन से पढ़ना, ऑथेंटिक वेबसाइट से पढ़ना। उसके लिए अगर आप द हिंदू पढ़ सकते हो, द हिंदू को पढ़ना पड़ेगा, या इसके साथ द हिंदू में जो न्यूज आ रही हैं उन न्यूज को समझने के बाद उन्हीं न्यूज को दैनिक जागरण से बाकी हिंदी का जो अखबार है उससे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन न्यूज तुम्हें वही पढ़नी है जो द हिंदू में आ रखी है। हम गलती यही करते हैं, चाहे वो गूगल करके पढ़िए चाहे कैसे करके पढ़िएगा, लेकिन तुमको न्यूज, मान लीजिएगा एग्जाम बेस पर एक दिन में 4 न्यूज है, तो 4 न्यूज को किससे पढ़ना है, जो दैनिक जागरण में या किसी हिंदी संस्करण में छपा हुआ उसको पढ़ना है। फिर पीआईबी, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होती कि पीआईबी भी कोई चीज होती है। लेकिन पीवाई से इस बार भी 9 प्रश्न पूछे गए हैं, देखिएगा। अब सोचो पीआईबी से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, तो पीआईबी ऑथेंटिक रिसोर्स है जो यहाँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सापेक्ष में इंडिया पूरा काम करता है। उसके बाद नोट्स, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि हम सपोज कर लो, जब तक हम नोट्सों को सेक्शनल नहीं बांटेंगे, इमेजिन करिएगा अगर इकोनॉमी की राष्ट्रीय आय से कोई न्यूज है तो आप इकोनॉमी के सापेक्ष में उस न्यूज को इंटरलिंक करिएगा। हो सकता है कि यहाँ जुडिशरी से कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी है या किसी तरह की न्यूज है, तो आप जुडिशरी के पॉइंट से इंटरलिंक करिएगा। हो सकता है ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी से कोई न्यूज है तो वहाँ इंटरलिंक करिएगा। कोई अर्थक्वेक से न्यूज है, अर्थक्वेक में इंटरलिंक करिएगा। जब तक आप इंटरलिंक करने वाली कैपेबिलिटी के साथ नोट्सों के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक आप करंट अफेयर पढ़ोगे लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो करंट अफेयर के दायरे को बड़े व्यापक तरीके से पढ़ने का प्रयास करना है। पहले उसको सेक्शनल बांट लेना है, द हिंदू को पढ़ने से पहले, फिर उसमें न्यूज को एनालाइज करना है, उसके बाद उसे इंटरलिंक करना है, इंटरलिंक करके तब उसके नोट्स कंपाइल में बताने हैं। आप सपोज कर लो कोई आर्टिकल छपा हुआ है किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वहां पे वो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होता है, अगर आपने स्टैटिक पार्ट रेडी कर रखा तो कम से कम 10 15 20 पॉइंट ऐसे होंगे जो तुम्हारे दिमाग में निकल के आ रहे होंगे। अब तुम्हें इसके कीवर्ड को जानना पड़ेगा, इसके थीम को जानना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, अभी यूपीएससी प्रीलिम्स से बच्चे फेल हो गए, तो यहाँ फेल होने की वजह क्या है, ये अभी हाईलाइट जो मुद्दा होता है, ध्यान रखना, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके कीवर्ड के नाम से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो इश्यूज है, जैसे नेशनल इनकम से इश्यूज है, तो नेशनल इनकम के इश्यूज को यहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा। तो तुम्हें टॉपिक के कीवर्ड यानी थीम को समझना पड़ेगा। जब तक थीम को नहीं समझोगे तब तक आप इंटरलिंक भी नहीं कर पाओगे, नोट्स भी नहीं बना पाओगे। तो ये पूरी कहानी आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। दूसरी बात,
डेली रूटीन, अगर आप ये सोचते हो कि हम 4 घंटे पढ़ के 2 घंटे पढ़ के आईएएस क्वालिफाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि तुम्हारा टारगेट सेट कितना है। यहाँ पे अभी आपके सामने जो आप 26 मई को एग्जाम है प्रीलिम्स का, और आज जो है यहाँ पे जून है, तो जून में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपके दिमाग में अब जो है मात्र 11 महीने बचे हुए हैं। अब इस 11 महीने के प्लान को सेट कर लीजिएगा। सेट करने का पर्पस ये रहा कि 3 महीने जो अभी हैं, ये जून जुलाई अगस्त, यहाँ आपका बेसिक एनसीईआरटी या आपका ऑप्शनल या कहा जाए तो बाकी जितना भी पार्ट है वो रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद का समय जो है आप जीएस पे पूरा लगा दीजिएगा, चाहे सोसाइटी का पार्ट हो या मैनेजमेंट का पार्ट हो, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट हो। तो ये पूरी कवरेज मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि पूरे 1 साल की स्ट्रेटेजी को 26 मई के लिए या 2024 के एग्जाम के लिए, 25 के एग्जाम के लिए डे बाय डे कैसे काम करें। यानी अपनी स्ट्रेटेजी को अब आप जो है आपको डे बाय डे, वीकली, मंथली, ईयरली को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये टैग करना पड़ेगा दिमाग को कि भाई तुझे इस दिन ये काम करना है, उस दिन ये वाला काम करना है। जैसे शादी फिक्स होती है और शादी फिक्स होने का डेट रखी जाती है, ऐसी भाई तुम्हारी डेट रखी 26 मई को तुम्हारी बारात चढ़नी है, वहां पे बारात में नाचने जाओगे तुम, पेपर में ध्यान रखना। अब तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा भाई लगन कब आएगी, दावत कब होगी, ये सब सेट करना पड़ेगा। जब सेट करेंगे तभी तो भाई मजा आएगा वहां फंक्शन करने में। तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे अपने जीवन के जो फंक्शन है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कब कब क्या करना है। तो यहाँ पे एक दिन में 2 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तो करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यानी एक दिन में 2 सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर सेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद क्या है, रिवीजन करना पड़ेगा। अब सोचो 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते, 2 घंटे ये पढ़ते, 2 घंटे, 1.5 घंटे, एक से 1.5 घंटा ये पढ़ते, रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, ऐसे राइटिंग करते हो, करंट अफेयर देखते हो। तो यानी अब अपनी तैयारी को लगभग पर डे 7 से 8 घंटे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ध्यान रखना सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा। मैं चैलेंज कर, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं जल्द लेके आपके सामने आ रहा हूँ और बताएंगे कैसे कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है जो कोर सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी की जर्नी में, जिसे हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, इन 4 को सबसे पहले रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी में गवर्नेंस हो जाएगा या जस्टिस भी यहाँ से रेडी कर लेंगे, आईआर का पार्ट भी यहाँ से रेडी कर लेंगे, ज्योग्राफी में एनवायरमेंटल को रेडी कर लेंगे, बायोडाइवर्सिटी रेडी कर लेंगे, है ना। इकोनॉमी में जितना करंट है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, पीआईबी रिपोर्ट्स है, इसको यहाँ रेडी कर लेंगे। और कुछ ऑथेंटिक रिसोर्स रखिए भाई दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपके सामने मेरे द्वारा जो आपकी हेल्प के लिए ध्यान रखना, ये 3, 4, 5 प्रोग्राम चल रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करके ध्यान रखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं। पहला, मेंस आंसर राइटिंग 2024 दे रहे हैं, 2025 दे रहे हैं, 2026 दे रहे हैं। ये बेसिक पिलर है तैयारी का। 50% नॉलेज का गेम है और 50% आंसर राइटिंग का गेम है। जो आपने प्राप्त करा उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हो, ये कला नहीं है, तो मेन मान के चलें कि आप मेंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सबके लिए फ्री चल रहा है। 9:30 PM पर डे चलता है। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन चलता है दबा के। आप इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद ऐसे राइटिंग भी ध्यान रखना यहाँ चलता है, ये 9:30 बजे चलता है। ये भी 9:30 PM पर। कब चलता है? फ्राइडे सैटरडे चलता है। इसमें भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। जीएस मेंस के लिए, जैसे जीएस मेंस के ऐसे टॉपिक जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, सोसाइटी का है, डाटा मैनेजमेंट है, इथिक्स है और इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर का पार्ट है या जस्टिस का पार्ट है, इंटरनल बाकी डाटा मैनेजमेंट का पार्ट है, कुछ ऐसे पार्ट जो मेंस में आते हैं, उनके लिए मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर 8 AM पर डे क्लास चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे। तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तीनों बैच क्या है आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। यूट्यूब पे भी है, एप्लीकेशन पे भी आपको फ्री मिल रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है करंट अफेयर। ये आपको यहाँ वीकली मिलेगा, लेकिन कंप्लीट वीक का मिलेगा। ये फ्राइडे भी चलेगा, सैटरडे चलेगा, टाइमिंग रहेगा सुबह 8 AM पर। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है। उसके बाद हम लोग संडे में यहाँ डाउट सेशन भी करते हैं। एवरी संडे डाउट सेशन करते हैं, जिसको संडे वार्ता के नाम से। यानी आप जब आपको लगता है कि हम मैं ठीक हो चुका हूँ, तो एक बार रिपोर्ट कराते हैं कि अब कोई कमी तो नहीं है। तो यहाँ रिपोर्ट चेक करानी है कि संडे में हमें हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्या हमें अभी और इंप्रूवमेंट करना है। और यहाँ इंटरव्यू प्रोग्राम देखो, ये सबसे 8 जो है ये सबके लिए फ्री है। ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब तक आप अपने अंदर एक ऐसे गुण को विकसित नहीं कर पाएंगे, जहां देखने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, चलने का तरीका, अगर ये नहीं आता, तो आप अगर एग्जाम में पढ़ रहे हैं कुछ किताब को भी, तो वहां पढ़ने के तरीके को नहीं पता, तो कैसे पढ़ोगे भाई यूपीएससी के लिए, कहां से कैसे पूछता है। इसीलिए इसमें भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। दूसरी बात, अभी 2 बैच जो है आपके सामने लॉन्चिंग है। एनसीईआरटी बैच जो है आपको 10 जून से स्टार्ट है।
10 जून से चल रहा है ये। जिन लोगों ने अभी एनसीईआरटी बैच में नहीं मिला है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ये चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ। 10 जून से स्टार्टिंग है। ये बेसिक जो है 2 से ढाई महीने में हम रेडी कर लेंगे, फिर एडवांस रेडी कर लेंगे 2024 के लिए, 25 के लिए, 26 के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट बैच है ये। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करना कहाँ है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है LBIS पे, और LBIS के प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे एनसीईआरटी का बैच है, वहाँ से ज्वाइन करके ध्यान रखना अपने आप में इन सारे प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिकली आप ध्यान रखना लिंक हो सकते हो। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट नहीं करोगे अब, तब तक भाई काम नहीं चलने वाला। इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में भी आप ऐड हो जाइएगा, सर प्रोग्राम में ऐड कर लीजिएगा। तो जरूरी है अब बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम देने की। नहीं तो चंद लम्हे गुजर जाएंगे, यादें गुजर जाएंगी, उम्र गुजर जाएगी, लेकिन यूपीएससी क्रैक नहीं होगा। जरूरी है अब अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ, तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, लवासना जाने की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि आपके पास रिसोर्स कैसे हैं, जरूरत क्या है, आपके पास मेंटोर कैसा है, जरूरत है आपके पास कंटेंट कैसा है, जरूरत है आपके पास नोट्स कैसे हैं। इन सब पे बेहतर काम करना है। नहीं तो यूपीएससी तो अपना खेल खेलता रहेगा। तुम्हें अगर खेल खेलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को, हम लोग 7 बजे मिलेंगे एनसीईआरटी के साथ, शाम को 9:30 बजे लेंगे आंसर राइटिंग के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।